कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिसमें कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का यूज हो रहा हो। देखें जरा कैसी कंडीशन गिवन है। मुझे दिया हुआ है एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और सरफेस का म्यू एस जो है इट इज 0.6 एंड म्यू के जो है इट इज 0.5, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाई गई जो कि वेरी करेंगी कहां से कहां तक। पहले पार्ट में फोर्स थी 0 न्यूटन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में फोर्स थी लेट्स से 25 न्यूटन और थर्ड पार्ट में फोर्स थी 40 न्यूटन। तो मुझे 3 फोर्सेस दी गई और उनके ऊपर मुझे अलग अलग टाइम क्या निकालने थे, इसके एक्सेलरेशन, है ना। फाइंड एक्सेलरेशन फॉर द गिवन फोर्सेस, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू मी। तो सबसे पहले इसमें मैं अगर देखूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें यह देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है और सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या मैं ये जानता हूं कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो सबसे पहले तो नॉर्मल निकालना जरूरी है। नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये 50 नीचे लगेगा, इसका mg और n ऊपर, तो क्या n और 50 दीज आर इक्वल। तो यहां से n की वैल्यू तो आ गई मेरे पास में 50 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, Fs मैक्स, और वो क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.6, सो दिस विल बिकम 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच गिव्स मी 30 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां से एफ के मैक्स भी निकाल सकता हूं विच इज द स्टैटिक, विच इज द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अब क्या आ जाएगा 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू इज 50, सो दिस बिकम्स 25 न्यूटन्स। मैंने यहां से एफ एस मैक्स निकाल लिया, सिमिलरली मैंने यहां से एफ के मैक्स भी निकाल लिया। अब मैं यहां पे जरा फोर्स की वैल्यू पुट करना चालू करता हूं कि आखिर इस 5 kg के साथ हो क्या है। तो इस तरह से ये जो 5 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स को वेरी किया गया। तो मैं फर्स्ट केस की बात करूं सबसे पहले, जब फोर्स कितनी है 0 न्यूटन। 0 न्यूटन मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग। इस केस में एफ एस मैक्स काम करेगा, एफ एस मैक्स काम करेगा तो यार वो मैक्सिमम थोड़ी ना हो जाएगा जब फोर्स ही 0 न्यूटन है। और हमने ये पढ़ा है दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो क्या इस केस में फ्रिक्शन भी 0 ही होगा, बिल्कुल होगा, फ्रिक्शन भी 0 और एफ भी 0। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन मेरे पास में 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं। जब मैंने यहां से सेकंड केस को देखा तो सेकंड केस में एफ वाज गिवन टू बी 25 न्यूटन्स। एफ इज हाउ मच, इट इज 25 न्यूटन्स। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि एफ जो है इट इज लेस देन एफ एस मैक्स, एंड बिकॉज एफ इज लेस देन एफ एस मैक्स तो मेरे पास में वापस से क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन 0, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को क्या करेगा 25 न्यूटन्स पे एडजस्ट कर लेगा जो कि मुझे फोर्स की वैल्यू गिवन है। और ये कहां तक जा सकता है मैक्सिमम 30 न्यूटन्स तक, ठीक है। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में मुझे गिवन है एफ एस 40 न्यूटन्स। तो जब ये फोर्स 40 न्यूटन्स की हो गई उस केस में देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया। हाँ सर ये तो कर गया ओवरकम, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया। और अब क्या रिलेटिव स्लिपिंग चालू हो चुकी होगी, बिल्कुल। और क्योंकि अब रिलेटिव स्लिपिंग चालू हो गई है तो क्या मैं एफ एस मैक्स की जगह एफ के मैक्स लूंगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करने लगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सिर्फ तब तक था जब तक ये ब्लॉक किस तरह से था, रेस्ट पे रखा हुआ था। तो इसलिए अब जब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एफ माइनस एफ के इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो यहां से मुझे अब क्या मिल जाएगा, एफ की वैल्यू इज 40 माइनस एफ के मैक्सिमम इज 25 इक्वल्स टू 5a. So this becomes 15 by 5. So the value of A comes out to be 3 meters per second square, which is the required answer.
दिस इज हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा इसलिए मैंने कहा कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, रिलेटिव स्लिपिंग चालू हो गई थी। ठीक है ना, इसलिए क्या कंडीशन आई मेरे पास में, एफ के मैक्स को यूज किया ना कि एफ एस मैक्स को। अब देखो हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि कोफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से बड़ा होता है एंड ऑल दैट स्टफ, कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी होती है। हमने ये सब चीजें बात की। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं तो हम इस तरह से देखें कि एक स्पीड ब्रेकर है और स्पीड ब्रेकर के पास में मैं अगर जाता हूं और चलते हुए जस्ट स्पीड ब्रेकर से पहले ब्रेक अप्लाई कर देता हूं और फिर मैं कोशिश करता हूं साइकिल जो है उससे वहां पे पैडल मारने की, तो कभी भी मैं उस स्पीड ब्रेकर को पार नहीं कर पाता। और अगर कर भी पाता हूं तो वो कंडीशन ये होती है कि मुझे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इस चीज को हम लोग आपस में फील करके भी देख सकते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई स्पीड ब्रेकर है तो आप जाएं और वहां से देखें कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं जो कि तब लगता है जब बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो मैं साइकिल चलाता हुआ आ रहा हूं और चलाते चलाते स्पीड ब्रेकर आया और बहुत आसानी से मेरी साइकिल और बहुत ही इजीली मेरी साइकिल के टायर ने उसको ओवरकम कर लिया। किसको? स्पीड ब्रेकर को। इससे मुझे क्या पता लगा, जब मैंने साइकिल ब्रेकर से पहले रोक दी थी तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। ठीक है, और ऐसे ही जब मैं साइकिल चलाता हुआ आ रहा था तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। तो इसमें कौन बड़ा हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन ने तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाने पर मजबूर किया, पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक बहुत ही कम फोर्स के साथ, मतलब कि जिससे मेरा मोशन मेंटेन्ड था उस वाली फोर्स के साथ में आ रहा था और आराम से जब काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा था। ठीक है, तो उस केस पे मैं आराम से उसको पार कर पाया। किसको? ब्रेकर को। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन वाले केस में मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ गया, तब जाके मैं उस ब्रेकर को कहीं पार कर पाया था। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने क्या किया, एक कर्व बनाया। किसके बीच में? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में। ठीक है, वो किस तरह का था? देखो एक इस तरह का कर्व बनाया गया। किस किस के बीच में? फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बीच में और टाइम के बीच में। ठीक है, और ये जो कर्व था वो कुछ इस तरह का था, जरा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? टाइम। ठीक है ना, ये कंडीशंस मुझे इसके अंदर गिवन थी और जब कर्व बनाया गया तो कुछ इस तरह का बना। अब सर ये कर्व तो बन गया, पर इसमें इन पॉइंट्स का मतलब क्या है? तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, जो मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब कि फ्रिक्शन ने अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव की। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एफएस मैक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या उस टाइम पे जस्ट ब्रेक अवे हो जाता है? क्या ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम पर जो पार्टिकल है वो सरफेस से जस्ट कांटेक्ट लूज कर देते हैं? तो ये जो कंडीशन है ये ब्रेक अवे वाली कंडीशन है।
ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो हमने अब अचीव कर लिया। तो ये कौन सा फ्रिक्शन आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम है? बिल्कुल। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा था कि 0 से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। सो दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये यहां से लेके और यहां तक, ठीक है ना। इसके बाद देखो, क्योंकि यहां पर ब्रेक अवे हो गया, तो क्या यहां पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका होगा? और यहां जो ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से क्या अब ये आगे मुझे जो फ्रिक्शन मिलेगा वो काइनेटिक नेचर का होगा। तो ये मेरे पास में कैसा फ्रिक्शन आया? काइनेटिक फ्रिक्शन। कर्व से भी मुझे यही पता लगा, देखो कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इट इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसीलिए ये कर्व क्या है, क्या दिखा मुझे? कांस्टेंट, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये जो कर्व है ये काइनेटिक नेचर ले लिया इसने, फ्रिक्शन वाले कर्व ने, और इसीलिए इसको मैंने क्या बोला? इट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती, इट इज फिक्स्ड। तो इस वाले कर्व से मुझे दिख रहा है दैट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। वही स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पे ब्रेक अवे हो जाता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है, और उसके बाद में क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो इस वाले कर्व से मुझे ये भी पता लग गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व दैट वी नीड। ठीक है, और आगे देखते हैं कि किस तरह से मुझे फोर्स की मिनिमम वैल्यू मिलती है कि जो ब्लॉक है वो अपने सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगे। तो पहले यही बना लें। अब मुझे एक आर्टिकल है उसके बारे में बात करनी है, और वो आर्टिकल क्या है कि मुझे F की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कुछ इस तरह की कंडीशन में दैट देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास M, F इस तरह से अप्लाइड है एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड अलोंग दिस सरफेस। ठीक है, ये जो ब्लॉक है दिस शुड जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, और कौन से सरफेस पे? इस वाले सरफेस पे। ठीक है, तो देखो जरा, क्या इस वाले F के दो कंपोनेंट्स होंगे? बिल्कुल होंगे सर। दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा। ठीक है, क्या इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल भी लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, ग्राउंड से कांटेक्ट में रखा है, और इस तरफ इसका mg आ गया। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? दैट n प्लस F sin थीटा and it is equal to mg। तो यहां से n कितना आ गया? n comes out to be mg minus f sin theta। Let's call this as equation 1। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ये रफ है, और रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? F इक्वल्स टू म्यू n। ठीक है, और म्यू इंटू n का क्या मतलब है? This is mu into n. n is mg minus f sin theta। इसका यही मतलब हुआ mu into n का। n की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं 1 से, तो ये 1 से मेरे पास क्या आ गई? mu into mg minus f sin theta। मैं ये चाहता हूं कि जो ब्लॉक है इट जस्ट स्टार्ट्स टू मूव। ठीक है, तो फॉर
द ब्लॉक टू बिगिन और जस्ट मूविंग वाली जो कंडीशन है, फॉर द ब्लॉक टू बिगिन और जस्ट स्टार्ट मूविंग, मैंने क्या बोला, यहां से मुझे मिल जाता है क्या एफ कॉस थीटा ही वो वाली फोर्स है जो इस वाले ब्लॉक को मूव कराएगी? बिल्कुल। तो यहां से मुझे मिला एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि उसी वाले पॉइंट के ऊपर ब्रेक अवे आएगा। तो यहां से क्या आ गया, इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, यहां से मुझे ये कंडीशन मिली। तो अब अगर मैं एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखूं यहां से, तो कितनी आ जाती है? दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इसको मैं यहां ले आता हूं। सो दिस बिकम्स एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। ठीक है, इसमें मैं अगर f कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, f इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहां से मुझे f की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगी। यहां से f कॉमन लिया तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अंदर बचता है। तो ये मुझे क्या मिल गई है यहां से f की वैल्यू। मैं ये चाहता हूं कि f की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, मिनिमम वैल्यू जिस पर कि ये मूव करे। f की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर जो है उसे मैक्सिमम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर के मैक्सिमम होने के लिए मैं क्या चाहता हूं कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो मैंने क्या बोला, फॉर f मिनिमम, है ना, f टू बी मिनिमम, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा should be मैक्सिमम। इसको क्या होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और इसके मैक्सिमम होने की जो कंडीशन होगी, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू सम x, लेट्स से दिस इज सम x। तो उस x की वैल्यू अब क्या हो गई, x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, और इसे क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है तो क्या मैं इसे डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट करूंगा? बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाएगा, वेरिएबल इज थीटा, सो दिस बिकम्स dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मैक्सिमाइज करना है तो dx बाय डी थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिला, साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा, जिसका क्या मतलब है कि टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। तो यहां से मुझे एक कंडीशन मिली, जो कंडीशन क्या थी, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू वाली कंडीशन। ठीक है, अब इसको मैं यूज करके कहीं यहां पर पुट करूं तब मुझे मेरा फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहां से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो मैं अगर आगे देखूं इसमें पुट करके, क्योंकि मुझे तो f की वैल्यू निकालनी थी मिनिमम, तो देखो जरा आगे क्या आ जाता है। आगे मुझे मिल जाएगा ये tan थीटा अगर म्यू के बराबर है तो एक इस तरह का ट्राइंगल बन रहा होगा, जो कि लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है, tan थीटा म्यू मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ अगर म्यू है, बेस की लेंथ अगर 1 है, तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर हाफ, या फिर अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, इतना आ जाएगा। इसमें अब अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूं, यहां से मैंने लिखा साइन थीटा
तो यहां से मुझे साइन थीटा कितना मिल गया, म्यू अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा कितना मिल गया यहां से, कॉस थीटा मिला यहां से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां से मैंने क्या क्या लिख लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इन वाली वैल्यूज को जब मैं यहां पर डालता हूं तो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आ जाता है निकल के, ये वैल्यूज मैंने यहां पर पुट की, लेट्स से दिस इज 2, तो ऑन पुटिंग व्हाट आई गेट इज इन वैल्यूज को सेकंड के अंदर डाल रहा हूं, तो यहां से जो f की वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर f मिनिमम। ठीक है, दिस इज f मिनिमम, ये एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास में। ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने फ्रिक्शन की मिनिमम फोर्स निकाली थी कि कितनी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है किसी भी ब्लॉक को एक सरफेस पे मूव करने के लिए। ठीक है, तो वहां से मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया था, फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स किए थे, साइन थीटा कॉस थीटा माना था और एक फाइनली एक रिजल्ट लिया था अगर हमको याद है तो। ठीक है, डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज किया था एफ को मिनिमम करने के लिए, और ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में जैसे मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, दिस इज लेट्स से एन इंक्लाइन जिसका एंगल मुझे गिवन है थीटा। ठीक है, इसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक इज केप्ट, इस ब्लॉक का मास है m, और ये जो सरफेस है ये रफ है, इट हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू s। ठीक है, इस वाले ब्लॉक को अगर मैं चाहता हूं कि ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, मैं क्या चाहता हूं दैट दिस ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, मतलब कि अपने लिमिटिंग केस को रीच कर चुका होगा। क्या इसका ये मतलब है कि वो एफएस मैक्स को रीच कर चुका है? बिल्कुल इसका ये मतलब है। आगे देखते हैं यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसे नीचे जाने के लिए क्या करना चाहेगा, इस वाले पार्टिकल को रोकेगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन इन दोनों के सरफेस में इस डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन लग गया पीछे की तरफ, तो यहां से मैंने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को मार्क किया विच इज बैकवर्ड्स। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो नॉर्मल ये हो गया, दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स होगी, यह एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mg एंड दिस फोर्स विल बिकम mg cos थीटा। सिमिलरली इस डायरेक्शन की जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, mg sin थीटा। यहां से मैंने फोर्स के कंपोनेंट्स कर लिए। ठीक है, अब अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ जाएगी,
फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू एन, और म्यू एन की वैल्यू क्या होती है? इट इज म्यू, इस केस में एन इज mg cos थीटा, सो दिस बिकम्स म्यू mg cos थीटा। यहां से मैंने क्या लिख लिया? फ्रिक्शन। और मैं अब क्या चाहता हूं? दैट द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। जस्ट अबाउट टू स्लाइड का मतलब है कि when the block is just about to slide, क्या मैं उस केस में ये बात बोल सकता हूं दैट एक्सेलरेशन की कंपोनेंट mg sin थीटा प्रोवाइड कर रहा है, तो वही फोर्स है। सो इन दैट केस आई कैन से mg sin थीटा is equal to mu mg cos थीटा। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द नेट फोर्स जो कि आगे की तरफ लगनी चाहिए थी। तो mg sin थीटा और mu mg cos थीटा दोनों के दोनों बराबर आ गए। यहां से मेरे पास में क्या रिजल्ट आ गया? देखो, क्या m और m कैंसिल आउट हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या g और g भी कैंसिल आउट हो गए? बिल्कुल हो गए। तो यहां से मुझे क्या मिला? sin theta upon cos theta is tan theta. So what I get is tan theta equals to mu, or theta equals to tan inverse mu. So this is the result which I have got as theta. मतलब कि angle of repose जो आया मेरे पास वो कितना आ गया? tan inverse mu. तो अब एंगल ऑफ रिपोज को अब मैं अगर समझने की बात करूं तो देखो, जैसे ये हमारे पास में डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर के ऊपर मैंने एक चौक को रखा, लेट्स से ये ग्लास के कवर को रखा, ठीक है। अब ये वाला जो ग्लास का कवर है ये अभी हॉरिजॉन्टल है डस्टर हमारा, तो ये ग्लास के कवर के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस डस्टर को मैं धीरे धीरे थोड़ा सा टेढ़ा करना चालू करता हूं। क्या ये ग्लास का कवर गिर रहा है? नहीं गिर रहा। क्या अभी भी गिरा? अभी भी नहीं गिरा। क्या अभी भी गिरा? नहीं, अब गिरा। मतलब कि इसने अपना एंगल ऑफ रिपोज जो था वो रीच कर लिया है, और उसके बाद में क्या हो गया? स्लाइडिंग चालू हो गई। देखो वापस से ये इस तरह से मैं इसको उठाता गया, तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता जा रहा हूं? बिल्कुल बनाता जा रहा हूं। क्या मैं थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ाता जा रहा हूं। ये थीटा की वैल्यू बड़ी 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 बड़ी, ये एंगल ऑफ रिपोज आ गया। और अब जैसे ही मैंने इससे थोड़ा सा भी ज्यादा किया, ये जो ग्लास का ढक्कन है ये स्लाइड कर जाएगा, और वही चीज अब होने वाली है। देखें जरा, ये स्लाइड कर गया, मतलब कि थीटा इज नाउ ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो थी इट वाज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप दिस ग्लास का ढक्कन। ये जो ग्लास का ढक्कन था, इस वाले ढक्कन को अब रोकने के लिए क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अब नेसेसरी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। क्या मैंने एफएस मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू रीच कर ली है? और उस वाले एंगल पे जहां पे द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स म्यू। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। Now let's see some questions based on this. एंगल ऑफ रिपोज की बात की गई है। देखें जरा मुझे क्या क्या गिवन है। आई एम बीइंग गिवन दिस एंगल टू बी 53 डिग्री। यहां पर एक 2 kg का मास रखा हुआ है इस वाले इंक्लाइन के ऊपर, और यहां पर मुझे म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के इक्वल्स टू हाफ गिवन है। ठीक है, लेट्स से ये जो इंक्लाइन है इसकी जो लेंथ है इट इज 10 मीटर्स। जहां से ये ब्लॉक रखा हुआ है वहां से वहां तक मुझे लेंथ दे रखी है 10 मीटर्स। ठीक है, ये लेंथ 10 मीटर्स है, और मुझसे क्या पूछा गया है? फाइंड द टाइम फॉर द ब्लॉक टू रीच द बॉटम। मुझे बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे जब ये ब्लॉक रीच कर जाता है उतना टाइम निकालना है कि आखिर इसे कितना टाइम लगेगा
वहां तक पहुंचने में। तो लेट्स डू इट, सॉल्व करके देखिए। कीजिए इस क्वेश्चन को। देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। मुझे इंक्लाइन की लेंथ 10 मीटर गिवन है, एंगल मुझे 53 गिवन है। ये स्लाइड होगा कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा। मतलब कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या वो इसको एक्सेलरेट करवा पाएगी? मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो पीछे लग जाएगी, तो इसको रोकने की कोशिश, मतलब कि इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन को वो नहीं होने देगी। पर अगर इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ है, वो वाली फोर्स बड़ी हो जाए, कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन की फोर्स है। तब क्या ये ब्लॉक चलने लग जाएगा? बिल्कुल चलेगा। और चलने के बाद इसे कितना टाइम लगेगा नीचे तक पहुंचने में, मुझे यही तो निकालना है। तो इस ब्लॉक का अगर मैं एफवीडी बनाने की कोशिश करूं तो देखो क्या होता है। क्या इस ब्लॉक के ऊपर एमजी नीचे लगेगा? क्या इस ब्लॉक के ऊपर अलोंग द इंक्लाइन 20 sin 53 वाली फोर्स लगेगी? ठीक है। और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो फोर्स लगेगी, इट विल बी 20 cos 53। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो नॉर्मल लगेगी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अपवर्ड्स, ये आ गई नॉर्मल। ठीक है। और फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है ना। तो जरा देखते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी आती है। आई एम राइटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है। नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा, तो हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आई? नाउ दिस इज हाफ इंटू एम जी इज 20 एंड कॉस थीटा इज कॉस 53। कॉस 53 इज 4/5। ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, सॉरी कॉस 53 इज 3/5, तो यहां से आ जाएगा ये 10। सो दिस बिकम्स 30/5 विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन्स। ठीक है। यहां से मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल ली विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज 6 न्यूटन्स। अब आगे क्या करेंगे? क्या 20 sin 53 को इससे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल। और वो कितना आता है जरा सॉल्व कीजिए। ट्वेंटी sin 53 की वैल्यू कितनी आ जाती है? लेट्स सी। 20 sin 53 मतलब कि 20 इंटू 4/5, 5, 4, सो दिस बिकम्स 16 न्यूटन्स। ठीक है। तो ये तो 16 न्यूटन्स, मतलब 20 sin 53 जो पुलिंग फोर्स है इस ब्लॉक को, वो कितनी आ गई? 16 न्यूटन्स। वहीं फ्रिक्शन कितना आया था? 6 न्यूटन। तो यहां से अगर मैं अब एक्सेलरेशन निकालना चाहूं इसके एफबीडी के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या लिखूंगा? नेट फोर्स इज 16 - 6 इक्वल्स टू एम ए। एम इज 2 एंड आई एम अननोन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाता है? 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विच इज स्लाइडिंग अलोंग दिस इंक्लाइन। ठीक है। फ्रिक्शन था पर वो ओवरकम हो गया क्योंकि नेट फोर्स मेरे पास में 20 sin 53 की आ गई। ठीक है। तो यहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया इस ब्लॉक का विच इज 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना था? टाइम निकालना था। तो यार देखो डिस्टेंस इज 10, डिस्टेंस इज हाउ मच? इट इज 10 मीटर्स। ठीक है। एक्सेलरेशन इसका मुझे दिख गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रेस्ट से चालू हुआ था, इट वॉज जस्ट रिलीज्ड। ठीक है। द ब्लॉक वॉज रिलीज्ड। तो इस केस में अब एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो इस ब्लॉक का वो है। इनिशियल वेलोसिटी में जानता हूं 0 है, तो क्या मैं s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, और s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? दिस इज 10, मतलब कि ये कितना हो गया? 2 10 20/5, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इज 20, 20/5 इज 4, मतलब t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, which gives the value of time to be 2 seconds, which is the required answer.
एक एग्जांपल और देखते हैं। मुझे क्या गिवन है, आई एम गिवन एन इंक्लाइन एट एन एंगल 37 डिग्री। यहां पर एक ब्लॉक रखा था 2 किलो का बढ़िया सा, ठीक है, जिसके बीच में सरफेसेस जो थे 2 kg और इस इंक्लाइन के, म्यू की वैल्यू मुझे हाफ दे रखी थी, ठीक है। दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन। साथ ही एक एक्स्ट्रा कंडीशन, और वो क्या थी, एक 10 न्यूटन की फोर्स थी जो कुछ इस तरह से अप्लाइड थी एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरह से। मुझे इसमें क्या क्या निकालना था, आई हैव टू फाइंड फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड इज फ्रिक्शन, एंड थर्ड के अगर इसमें कोई एक्सेलरेशन है तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये 3 चीजें मुझे इसमें निकालनी थी, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या देखा, व्हाट आई सॉ इज कि जो 10 न्यूटन है यार, ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इस 10 न्यूटन वाली फोर्स के कॉम्पोनेंट्स कर देते हैं। ये कॉम्पोनेंट इसका कितना हो गया, दिस इज 10 cos 53। 10 cos 53 इज 3/5, मतलब कि ये हो गया 6 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली 10 sin 53 वाला कंपोनेंट इधर है, तो ये कितना आ गया मेरे पास में 8 न्यूटन। ये कंपोनेंट्स हो गए। अब इस 2 kg वाले ब्लॉक पे भी सारी फोर्सेस बना लेते हैं। क्या नीचे को mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये वाला एंगल मेरे पास 37 डिग्री आएगा, और ये फोर्स हो जाएगी कितनी, mg cos 37 डिग्री। क्या सिमिलरली अलोंग द इंक्लाइन एक फोर्स आएगी मेरे पास विच विल बी mg sin 37 डिग्री, ठीक है। और नॉर्मल लग गया मेरे पास ऊपर। चलो और देखते हैं, क्या 6 न्यूटन की फोर्स पीछे नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, और एक फ्रिक्शन की फोर्स पीछे, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, इसमें नॉर्मल कैलकुलेट करना। तो जब मैंने नॉर्मल की बात की तो n + 8 एंड दिस शुड बी इक्वल टू mg cos 37, मतलब 20 × 4/5। तो यहां से नॉर्मल कितना आ गया, दिस इज 16 - 8, सो n बिकम्स 8 न्यूटन। यहां से मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया नॉर्मल निकालने वाला, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में मुझे इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी थी, और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज म्यू × n। म्यू मुझे हाफ गिवन है, और नॉर्मल मेरे पास में आया कितना, 8 न्यूटन। तो यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ गई मेरे पास, 4 न्यूटन। इस तरह से मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर ली। थर्ड पार्ट देखते हैं, जो कि सबसे अच्छा पार्ट होने वाला है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना। चलो, mg sin 37 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 × 3/5, मतलब कि दिस इज 4 and 3 12 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स अगर मैं चेक करूं तो देखो, फ्रिक्शन तो बाद में आएगा, पहले ये 6 न्यूटन लगेगा, तो 12 - 6 न्यूटन पहले से इसके पास में नेट फोर्स है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने कहा एफ नेट अभी विदाउट फ्रिक्शन, अभी कौन सी, विदाउट फ्रिक्शन, तो वो कितनी आई मेरे पास में, 12 - 6 = 6 न्यूटन, ठीक है। अब इस 6 न्यूटन ने इस 12 न्यूटन को 6 न्यूटन तो बना दिया, पर क्या अभी भी ये फोर्स ज्यादा है, तो क्या फ्रिक्शन अब एक्ट करना चालू करेगा, क्या फ्रिक्शन अपने आप को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाएगा, विच इज 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स अब कितनी हो जाएगी, 6 and 4, मतलब कि 2 न्यूटन। तो अब मैं अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 6 - 4 = 2a, मतलब कि a विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।